सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर अड्डा। आप सभी का इंजीनियर अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज का ये जो सेशन है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सेशन इसलिए भी है कि हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जिसमें आयुष है मेरे साथ, कीर्ति हैं, रितेश हैं, और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को लेके फेस करते हुए प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। उन्हीं प्रॉब्लम्स की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, या फिर एक तरह से बोलें कि एक बेटर वे में उसको कंप्लीट करने के लिए, खत्म करने के लिए उन समस्याओं को, और अपनी प्रिपरेशन जर्नी को एक अच्छे मुकाम तक ले जाने के लिए इस सेशन को कंडक्ट किया जा रहा है। तो वन बाय वन करके मैं बारी बारी से सबसे बात करूंगा और यहाँ पे पूछूंगा कि कब आपको ऐसा फील होता है कि आपको लो फील होने लगता है, या फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो, या फिर एक तरह से ऐसा बोले कि आप प्रिपरेशन जर्नी में हो और आपको पढ़ाई करते करते एक टाइम आ जाता है जैसा लगता है कि अब मेरा कहीं कुछ नहीं हो रहा है, इस समय क्या करना चाहिए, क्या मैं पढ़ाई को छोड़ दूं, या फिर आपने अभी जस्ट स्टार्ट की है अपनी प्रिपरेशन और कितने समय से पढ़ाई कर रहे हैं। इन सभी प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा आयुष से। आयुष, बताइए कि आपको कौन सी दिक्कतें जो अक्सर करके परेशान करती हैं, एक बार बताइए। सर जैसे कि सर मैंने अभी हाल ही में अपना 6 सेमेस्टर डिप्लोमा पास किया है। तो सर मतलब कि ना अभी मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है अड्डा में। तो मतलब मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा अच्छा से। मतलब मुझे नोट्स बनाने में अधिकतर टाइम निकल जा रहे हैं सर, बस स्टडी की टाइम ही नहीं मिल रही है। तो सर कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं सर, टाइम भी बहुत कम है और इतने नॉन टेक्निकल टेक्निकल सब्जेक्ट तो हो जाएंगे, बट नॉन टेक्निकल में बहुत पोर्शन है, तो उसमें मतलब सर मैनेज नहीं हो पा रहा है नॉन टेक पोर्शन। तो देखिए, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि जब कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है तो उसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। अब जैसे आप सिविल ब्रांच है आपकी, सिविल के ही आपके 13-14 सब्जेक्ट हैं, उसके बाद नॉन टेक्निकल में 4-5 सब्जेक्ट आपके पास होंगे, ठीक है। तो कभी भी जब प्रिपरेशन कोई स्टार्ट करता है, जैसे आपने बोला कि आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, सबको बोलना चाहूंगा जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, फाइनल ईयर, प्री फाइनल ईयर में है, उनको कभी भी पूरे सब्जेक्ट को टारगेट नहीं करना है। पूरे सब्जेक्ट को टारगेट करोगे तो हमेशा तुम्हें ये फील होगा कि यहाँ पे मुझे पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, और इसमें डिमोटिवेशन आ जाएगा, क्योंकि अब जब स्टार्ट करोगे आपको लगेगा इतना सब कुछ है। आपको हमेशा उसका 25% टारगेट करना है, और टारगेट ये मान के करना है कि इतना ही मुझे कंप्लीट करना है, इतना मैंने कंप्लीट कर लिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। केवल 25%। 25% में कौन कौन से सब्जेक्ट ले लो, उन सब्जेक्ट को ले लो जिसकी अंडरस्टैंडिंग आप पढ़ के समझ सकते हो, जिसमें थियोरेटिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका बिल्डिंग मटेरियल हो गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया। कुछ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ऐसे ले लो, छोटे सब्जेक्ट जैसे आसान होते हैं, सर्वेइंग हो गया। इन सब सब्जेक्ट को पकड़ लोगे तो आपको लगेगा कि ये सब सब्जेक्ट भी अच्छे से मैंने सीख लिया, वेटेज भी क्लियर हो गया, और मेरा 25% का टारगेट भी कंप्लीट हो गया। तो 25% का टारगेट बनाइए, और कितने समय का बनाइए? 1.5 से 2 महीने का। 1.5 से 2 महीने में मुझे 25% सिलेबस कवर करना है। अब 1.5 से 2 महीने में आपको समझ रहे हो कि 15-15 दिन भी दोगे तो आराम से 1.5 महीने में आप टेक्निकल के इन 3 सब्जेक्ट को, 4 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पाओगे, और बहुत आराम से। और नॉन टेक्निकल की जो बात आपने बोली ना, नॉन टेक्निकल तो सबको ही परेशान करता है, टेक्निकल स्टूडेंट जितने भी हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? डेली डेली केवल 1 घंटे निकालना है। 1 घंटे में से आप आधे घंटे में फास्ट एंड फॉरवर्ड मोड पे करंट अफेयर, माइक एक बार आप लोग ऑफ कर लीजिए। तो पहले क्या करना है, पहले आवर में आपको, पहले 1 घंटे में, आधे घंटे में क्या करना है कि केवल और केवल नॉन टेक्निकल पढ़ना है। नॉन टेक्निकल में करंट अफेयर, और करंट अफेयर के बाद दूसरा जो आधा घंटा बचेगा, उस दूसरे आधे घंटे में शुरुआती बेसिस पे क्या करना है आपको? स्टार्टिंग में केवल रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग और करंट अफेयर, इन दो को लेके चलो स्टार्टिंग में। कब तक? 1 महीने तक। केवल 1 महीने तक आपको करंट अफेयर को पढ़ने में मजा आने लगेगा। आपको लगेगा कि आपको तो आधे घंटे रोज रूटीन बन चुकी है। और ट्रस्ट में, 15 दिन तक लगातार फॉलो करोगे ना ये शेड्यूल, तो आपका एक ऐसा डेली का रूटीन बन जाएगा कि आप खुद चाह के भी नहीं छोड़ पाओगे। आपको लगेगा कि आधे घंटे मुझे करंट अफेयर तो देखना ही है, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके एसएससी जेई में 12 से 15 नंबर करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं, और वो 12 से 15 नंबर बहुत आसानी से स्कोर कर पाओगे। जीके वाला पोर्शन भी बहुत सारा कवर हो जाता है करंट अफेयर को पढ़ते हुए। तो यहाँ पे आपके करंट अफेयर बेनिफिट करे, मतलब हेल्पफुल हो जाएगा। और साथ साथ में फिजिक्स वगैरह की बात करूं अगर, तो फिजिक्स टेक्निकल बच्चों की वैसे ही सही होती है, बहुत ज्यादा उसमें एफर्ट नहीं देना है आपको। 11th-12th लेवल की फिजिक्स पूछी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टार्ट करिए, शुरुआती दौर में है तो। और जैसे ही आपका 2 महीने कंप्लीट होगा तो फिर से नेक्स्ट आपको 50% सिलेबस, जो 75% बचा हुआ है उसका लगभग 50% फिर से टारगेट करना है और उसको कंप्लीट करना है। तो टारगेटिव वे में चलोगे तो आपको बिल्कुल आपकी जर्नी आसान हो जाएगी।
स्ट्रेस नहीं आएगा। स्ट्रेस आने का एक ही रीजन होता है, जब आपके पास ओवर बर्डन हो जाए, आपको लगे कि समय कम है और बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो आपके स्ट्रेस बिल्डअप होने लगेंगे, आपको लगेगा कि अब यार कैसे करूं, मैं इतनी सारी चीजें हैं, या तो छोड़ ही देता हूँ पढ़ाई। ऐसा कई बार फील होता होगा कि या तो छोड़ ही देता हूँ, अब नहीं हो पाएगा, इतना सारा सब्जेक्ट है। और अगर आप छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट लेंगे, अपने सिटिंग को भी आप अरेंज कर लेंगे कि छोटे छोटे स्लॉट्स में पढ़ाई करूं, 5-5 मिनट का गैप दे दूं, आधे घंटे पढ़ रहा हूँ, चलो 5 मिनट घूम टहल लिया, पानी पी लिया, कुछ खा लिया, ठीक है, गाने सुन लिया, इस तरीके से करने के बाद फिर से आप दोबारा से सिटिंग करिए, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी और इस तरीके से आपको मजा आने लगेगा पढ़ने में। इस तरीके से शुरुआत करिए आयुष। इसके बाद मैं कीर्ति से पूछना चाहूंगा, कीर्ति आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है जनरल बेसिस पे, अगर पूछा जाए कि कौन कौन सी समस्याएं आपको जनरली देखने को मिलती हैं प्रिपरेशन जर्नी में। माइक एक बार ऑन कर लीजिएगा कीर्ति, आपका माइक म्यूट है। तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जो थ्योरेटिकल, अरे वो जो न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है उसमें, तो अच्छा, सर वो कवर करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मुझे, जैसे स्टील और आरसीसी वगैरह हुआ है। मतलब आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है। अभी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, पढ़ लिया पूरा, कि अभी पढ़ना है, अभी मतलब स्टार्ट कर रहे हो अभी या पढ़ रहे हो। सर अभी तो मैंने वही आपका क्लासेस स्टील अभी ज्वाइन, वही अभी सब्सक्रिप्शन लिया है, तो सर स्टील पढ़ रहे हैं अभी। अभी अभी स्टील स्टार्ट किया है। मतलब ओवरऑल आपके दिमाग में ये चीज Yes, बैठी हुई है, एक तरह से दिमाग में माइंड आपका इस तरीके से आपको बार बार बता रहा है कि आरसीसी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, स्टील न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसलिए मुझे स्टील में आरसीसी में प्रॉब्लम होगी। देखो ऐसा कुछ नहीं है। जो आप पहले देखो, आपको 2-3 बातें बताता हूँ। आप पहले जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही हो, आपको पता है कि वो एग्जामिनेशन है एसएससी जेई, वहां पे 2 घंटे में 200 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें टेक्निकल के 100 क्वेश्चंस आते हैं। उस एग्जामिनेशन का लेवल बहुत अच्छे से पता है आपको कि वहां पे वन लाइनर क्वेश्चंस ही आते हैं। न्यूमेरिकल भी रहेंगे तो एक केवल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल रहेंगे, बहुत छोटे न्यूमेरिकल्स रहेंगे, वो न्यूमेरिकल कहना उनको मतलब न्यूमेरिकल की बेइज्जती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे ना। तो डिजाइनिंग पूरी आएगी, प्री एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, है ना। अब प्री एग्जामिनेशन के लिए जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि मेंस को बिल्कुल साइड में रख देते हैं, ऐसा नहीं कि मेंस को साइड में रख दिया, मुझे न्यूमेरिकल करना ही नहीं है, मेंस में तो आएगा ही। तो आप जब भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो पहला माइंड मेकअप ये कर लो कि मुझे उनमें से बड़े बड़े जो डेरिवेशन है, या फिर हमारे पास जो थ्योरी लिखाई जा रही है, या फिर जो डिजाइनिंग के क्वेश्चंस हैं, उनमें से न्यूमेरिकल बनेगा तो कैसा बनेगा। अगर मान लो कि आपसे बोलूं कि बीम डिजाइनिंग है, एक एग्जांपल लेते हैं, आरसीसी में बीम डिजाइनिंग है, आपसे बोलूं कि बीम डिजाइनिंग के मैंने स्टेप लिखवा दिए हैं कि विड्थ निकालना, डेप्थ निकालना, रिइंफोर्समेंट निकालना, स्टीरअप्स की स्पेसिंग निकालना। अब यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाए, अगर एक लाइन में बनेगा क्वेश्चन, तो कैसा बन सकता है। जब ये चीज तुम सोचने लगोगे ना, तो आपको खुद दिखने लगेगा, अच्छा एएसटी मिनिमम का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, लिमिटिंग डेप्थ का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें, स्पेसिंग पूछा जा सकता है कि स्पेसिंग कितनी होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन यही बन सकता है, इसके अलावा इसमें से कुछ पूछा नहीं जा सकता है। और ओवरऑल सारे के सारे अगर पूरे प्रॉब्लम को, पूरी डिजाइनिंग को एनालाइज कर लिया, तो वही क्वेश्चन जब कंबाइंडली आता है, तो वो मेंस में आपके लिए 12 नंबर का आता है, 15 नंबर का आता है, वो भी आपका हो जाएगा। इस चीज को लेके बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। सबसे पहले अभी आपका रिसेंट एग्जामिनेशन सामने है, एसएससी जेई का, और उसको क्लियर करना है। तो आपको ये फोकस करना पड़ेगा कि सर मुझे प्री के लिए फोकस्ड होकर पढ़ना है, और प्री का पढ़ने का तरीका यही है कि जो आपको पढ़ा रहा हूं उस नोट्स को पढ़िए, और केवल एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। अगर वो आप बहुत अच्छे से कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई का लेवल अच्छा हो गया है। अब उसके बाद आप अदर जेई के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सर सर ये प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, क्या वो आप पीडीएफ में प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोगों को, या सर वो कैसे मिलेगा हम लोगों को? देखिए प्रीवियस ईयर के तो आप बहुत सारी देखो किताबें भी आती हैं, अड्डा भी प्रोवाइड कराता है किताब, उसमें भी प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चंस हैं। टेस्ट वगैरह देते हो वहां भी है। प्रीवियस ईयर की बुक्स आपको एक रखनी पड़ेगी। देखो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो, तो आपको प्रीवियस ईयर के नोट्स रखने पड़े। पीडीएफ वगैरह से देखो, सही बताऊं तो मेरा ये मानना है कि पीडीएफ वगैरह से क्वेश्चंस की सिस्टमेटिक प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। आपने आज 10 क्वेश्चंस लगाया, उसमें 10 क्वेश्चन में कहाँ तक किया, कितने समय में किया, ये सब, और फिर अगले दिन कहाँ से स्टार्ट करना है। जब आपके पास बुक रहती है, तो आप टिक लगा लेते हो कि यहाँ तक मैंने कर लिया, अगले दिन यहाँ से यहाँ कर लूंगा यहाँ। तो उस तरीके से कोई भी मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है, किसी भी बुक को, अगर बुक नहीं लेनी है आपको प्रीवियस ईयर में, तो आप क्या कर सकते हो, पेपर डाउनलोड कर सकते हो एसएससी जेई का। जो आप पीडीएफ वाली बात करो, उसको मैंने भेजा भी हुआ है कई बार बच्चों तक। तो आप क्या कर सकते हो, उससे पढ़ सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा यही रहेगा कि
बुक में क्या होता है कि सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड होती हैं चीजें, कि इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चंस यहाँ तक हैं, तो उससे पढ़ने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। तो प्रीवियस ईयर जरूर लगाइए। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर साथ साथ में लगाओ। और जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, जैसे मान लो अभी आप स्टील पढ़ रही हो, स्टील आपका कंप्लीट हो गया, अब मान लो कोई दूसरा सब्जेक्ट आरसीसी में स्टार्ट करूंगा इसके बाद, तो आरसीसी पढ़ने लगे तो कई बार क्या होता है कि ज्यादा दिन का गैप हो जाता है, तो वो सब्जेक्ट, पुराना सब्जेक्ट जो होता है हमारा, दिमाग से निकलने लगता है। उसके लिए क्या करना है आपको, हर एक 10 दिन या 15 दिन पे उस पुराने वाले सब्जेक्ट को बस केवल क्या करना है, उसके जो क्वेश्चंस आपने लगाए थे ना, उन्हीं क्वेश्चंस को 10-12 क्वेश्चंस को रैंडमली चूज करना है और उसको लगा डालना है। मतलब व्हाइट पेज लो और देखो कि सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो फिर फॉर्मूला देखो कॉपी में, अदरवाइज मत देखो। क्वेश्चन से ही आपका रिवीजन होगा, और रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है एमसीक्यू सॉल्व करना। ठीक है, चलिए तो अब फाइनली रितेश पे आते हैं हम लोग। रितेश से पूछते हैं कि रितेश, आप कुछ जनरल डाउट्स जो आपके हैं वो जरूर शेयर कीजिए हमारे तक, और ताकि आपका भी भला हो और बाकी जो स्टूडेंट इन डाउट को सुनेंगे उनकी भी कॉमन डाउट हो सकते हैं, आप लोगों के डाउट, तो डेफिनेटली उनको भी फायदा मिले इससे। यस सर, ऑल राइट सर। सर मेरे पास मैंने अपना पहले से सॉइल मैकेनिक्स का और मतलब कुछ सब्जेक्ट इरिगेशन, सॉइल मैकेनिक्स और बीसीएमई, ये सब सब्जेक्ट का सर मैंने पहले से नोट्स बना रखा है। मेरे पास सर नोट्स आरसीसी का बचा हुआ है, स्टील आप पढ़ा रहे हैं अभी, और इन्वायरमेंट बचा हुआ सर बनाने के लिए, और एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का। तो सर इतने सारे नोट्स है और मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो मुझे सर बस ये समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट कौन सा उठाऊं, एक साथ कितने सब्जेक्ट लेके चलूं पढ़ने के लिए, दिन में कितना कितना हार्स उसको दे सकता हूं पढ़ने के लिए, कॉन्सेप्ट कैसे कर सकता हूं। और उसके साथ साथ मेरे पास सर यूथ कंपटीशन की दोनों वॉल्यूम की बुक पढ़ी है, और अड्डा का भी बुक मैंने परचेज कर रखा है। बट सर उसमें ये होता है कि मैं जब कॉन्सेप्ट पढ़ता ही नहीं हूँ या फिर पढ़ ही नहीं पाया, जैसे आरसीसी का क्वेश्चन लगाना है मुझे, तो उसके लिए मुझे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। तो आरसीसी मैंने पढ़ा नहीं है अभी, अभी आने वाले टाइम में मैं पढ़ूंगा। तो मुझे जो पीछे का नोट्स है वो सर मुझे कैसे मैनेज करना है, उसको एक साथ कितने सब्जेक्ट लेके चलना है, फिर क्वेश्चन कैसे करना है, ये देखिए, प्रॉब्लम थी सर। बिल्कुल ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होगी, और जनरली सभी लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन होता होगा कि जब 10-12 सब्जेक्ट हैं हमारे और 5-6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, तो उन सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें, कौन से नोट से पढ़ें, कब पढ़ें, और जब भी पढ़ने बैठे तो क्या पूरे नोट्स को पूरा पढ़ें, फिर उसमें समय वेस्ट हो जाएगा, तो जो सब्जेक्ट चल रहा यस है सर। वो छूटेगा मेरा। तो देखो, आपको अभी जैसे कीर्ति ने भी पूछा था, तो आपको उस समय बताया था कि ये बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा उलझने वाली बात नहीं है। नोट्स आप कभी भी बनाओ, किसी भी स्टूडेंट को बोलता हूँ, नोट्स कभी भी बनाओ तो 5-6 पेज लिखने के बाद 2-3 पेज खाली छोड़ा करो, क्योंकि नोट्स कभी भी परफेक्ट नहीं होते आपके। हमेशा बोलता हूँ, किसी भी टीचर से पढ़ोगे, कभी भी नोट्स बनाओगे, आपको कुछ नई चीजें मिलेंगी इंजीनियरिंग में। तो वो नई चीजें मिलती हैं, तो वही 5-6 पेज के बाद जो 2-3 खाली पेज छोड़ रहे हो, उन पेजेस में उनको ऐड करते जाओ। वो ऐड जब भी करोगे ना वहां पे चीजों को, तो आपको पता चलेगा कि आपके नोट में पहले क्या था और क्या नई चीजें ऐड हुई, वो रिवीजन ही होता है उससे। तो वो एक रिवीजन होगा आपका। और जैसे पूछा ना आपने कि कितने सब्जेक्ट एक साथ लेके चलूं, मैक्सिमम टेक्निकल के 2 सब्जेक्ट एक समय पे, मैक्सिमम टेक्निकल के 2 सब्जेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 सब्जेक्ट आप ऐसे चूज करो जिसको आप पढ़ भी सको और उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सको। ऐसा नहीं कि रिवीजन का मतलब होता है कि पेज पलट लिया, फॉर्मूले देख लिए। कभी भी कॉपी खोल के फॉर्मूले को देखोगे ना, तो हमेशा आपको फील होगा कि ये फॉर्मूला मुझे याद था। लेकिन जब कॉपी बंद रहेगी और फॉर्मूले को लिखने की कोशिश करोगे सोच के, तब आप अगर लिख पा रहे हो फॉर्मूले को, इसका मतलब तभी आपको मानो कि आपके दिमाग को वो फॉर्मूला याद था। आप कभी भी देख के रिवीजन मत करो। रिवीजन की बहुत सारे बच्चों की ये स्ट्रेटजी होती है कि क्या होता है कि कॉपी खोल लेंगे, ये फॉर्मूला लेसिस थ्योरी का फॉर्मूला V=, ये तो याद ही था मुझे, ठीक है, y1 C⁴ ये याद था मुझे। तो इस तरीके से कैनेडी थ्योरी, लेसिस थ्योरी के सारे सारे फॉर्मूले, जैसे एग्जांपल बोल रहा हूँ, बहुत सारे फॉर्मूले आपके सिविल इंजीनियरिंग में है, फॉर्मूले तो बहुत हैं। अब इन फॉर्मूले को देख के नहीं पढ़ना है, लिख के पढ़ना है। कैसे लिखना है, व्हाइट पेज लो, लिखो, और उसके बाद जैसे आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं आ रहा है, तब आप कॉपी खोल के देखिए वहां पे, और सीधा सीधा देखो। जब भी रिवीजन करो, कभी भी कॉपी नोट्स वगैरह के चक्कर में पढ़ो ही मत। हर बार रिवीजन में आप नोट्स पढ़ने लगोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है सीधे सीधे जो भी आपके पास बुक है जिसमें एमसीक्यू दिए हुए हैं, उन्हीं को उठाओ और रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो। समय की बचत होगी, सब्जेक्ट अच्छे से रिवीजन होगा। जहां पे क्वेश्चन में फंस रहे हो, वहां पे आप अपने कॉपी को देखिए, फॉर्मूले को देखिए, चीजों को देखिए, पढ़िए, वहां पे ढूंढिए। इस तरीके से फॉलो कीजिए। 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम टेक्निकल के लीजिए। कभी भी बर्डन क्रिएट मत कीजिए कि मैंने 10 सब्जेक्ट, सबको फील होता है कि 10 सब्जेक्ट में से 8 सब्जेक्ट मैं भूल चुका हूँ, लेकिन जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे ना,
वो क्वेश्चंस के ऑप्शंस दिखेंगे, एमसीक्यू में आएगा, वो क्वेश्चंस का आंसर आप टिक कर जाओगे, वो आपके दिमाग को याद आ जाएगा। तो बहुत ही स्मूथ तरीके से चलो, और नॉन टेक्निकल को भी साथ में लेके चलो। नॉन टेक्निकल कभी भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो और भी कुछ पूछना है तो पूछिए, माइक ऑन कर दीजिए। यस सर। सर अगर क्लास में वहाँ पे दो सब्जेक्ट कोई दूसरा चल रहा है, जैसे सोम चल रहा है, एक एक स्टील चल रहा है, और मेरे पास जो रिवीजन करने के लिए दो सब्जेक्ट है, तो चार सब्जेक्ट को एक साथ में मतलब लेके चलूं उसको भी, या फिर जो दो लाइव चल रहा है उसको पढूं सर उसमें? बिल्कुल, तो देखिए जिस समय आपको जो क्लासेस लाइव में चल रही हैं आपकी रेगुलर बेसिस पे, तो उसमें वो लाइव क्लासेस को ही करिए, और लाइव क्लासेस के क्वेश्चंस भी लगाने हैं उस समय, तो उसको स्किप नहीं करना है। अगर उसके अलावा आपको समय बच रहा है, उसके अलावा आप अगर 1 घंटा भी निकाल रहे हो ना, तो उस 1 घंटे में आप ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज कर लो जो माइनर सब्जेक्ट, जो बहुत आपको अच्छे से आता है, उसकी प्रैक्टिस कर लो। अगर इधर आपके टफ सब्जेक्ट चल रहे हैं, सपोज करो कि आपको समझना है, प्रैक्टिस करना है, मेहनत लग रही है, समय नहीं बच रहा है, तो आप एक सब्जेक्ट लाइट सब्जेक्ट ले सकते हो, उसको रिवीजन कर लो। बिल्डिंग मटेरियल तो यार सोते सोते रिवाइज करते हैं बच्चे। बिल्डिंग मटेरियल ऐसा सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। आपको क्या करना है, नोट्स आपने बनाए हैं, जब भी आपको लास्ट में सोने जाना है, तो बस केवल आपने बिल्डिंग के ब्रिक के कंस्टिट्यूएंट्स देख लिए, सीमेंट के देख लिए, क्या प्रॉपर्टी है, ये सारी चीजें देख लिए, टेस्ट देख लिए, वाटर कंटेंट देख लिए, छोटी छोटी चीजों को आप देख लिए, आपको पता नहीं चलेगा, आपका वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेस्ट पॉसिबल वे होता है। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो और सर, पूछिए पूछिए। तो जो करंट अफेयर है वो सर 1 साल का ही जरूरी होता है, या सर 6 महीने का अगर हम पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा सर? क्योंकि जो एग्जाम है उसमें सर कितने आएंगे? देखिए ऐसा करंट अफेयर के लिए तो पहली बात, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि 6 ही महीना या 3 महीना या 1 साल के लिए पढ़ना हो। देखो वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार 2 साल का भी आ जाता है, लेकिन जनरली जो ऑन एन एवरेज देखा जाता है ना, हर सालों के पेपर को एनालाइज करने के बाद वो ये पता चलता है कि 1 साल का करंट अफेयर आपको कम से कम तैयार करके जाना है। 1 साल का तो करना है। जैसे अभी 2022 वाला एग्जामिनेशन हो रहा है, तो जनवरी से लेके अभी तक का पूरा करंट अफेयर आपको लगभग आपको देखना पड़ेगा। नवंबर में एग्जामिनेशन है, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा। और करंट अफेयर में ऐसा नहीं कि हर एक छोटी से छोटी बारीकियों को देखोगे। आप करंट अफेयर का रिवीजन करने का दो तरीके होते हैं, या तो मंथली मैगजीन को फॉलो करो, या फिर डेली रिवीजन करो। डेली रिवीजन करोगे, डेली आपको यूट्यूब चैनल पे आपको पता ही है, कीर्ति मैम डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कराती हैं, क्लास लेती हैं। डेली क्वेश्चंस बस देखे रहोगे, आपके आंख के सामने से गया रहेगा ना, तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, एग्जामिनेशन में आएगा। तो आपको भले चीजें याद नहीं रहेंगी, उसको लिखना नहीं है, लेकिन आप देखो, चीजों को देखोगे, आपको याद रहेगा, नाम याद रहेगा, वो एग्जामिनेशन में आएगा क्वेश्चन तो याद आ जाएगा। और सर जो आप 1 साल का बोल रहे हैं करंट अफेयर, सर हम्म तो मैंने क्या किया कि जनवरी जनवरी से और जून तक का जो एक वीडियो में 5 घंटे का एक हम्म वीडियो है सर, उसमें हम्म करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन, मतलब 80% क्वेश्चन उसमें कंप्लीट करा दिए हम्म हैं। हम्म तो हम्म। अगर मैं उसको कर लेता हूँ सर, तो उससे तो बेनिफिट कुछ मिल सकता बिल्कुल है मेरे बिल्कुल मिलेगा, को? बिल्कुल मिलेगा। आपने क्या किया कि 6 महीने का एक ही बार में 5 घंटे में देख लिया, लेकिन आप ये यस सर। सोचो कि उसने 5 घंटे में, क्या 6 महीने तक लगातार जो क्लासेस हुई होंगी एक एक घंटे की, क्या वो सारी क्लासेस का कंटेंट उस 5 घंटे में होगा? क्या नहीं होगा। ऐसा बहुत सारे नहीं सर। बच्चे सोचते हैं कि एक ही दिन देख लो करंट अफेयर, रोज का छुटकारा खत्म, एक दिन 5 घंटे 6 घंटे बैठ के देख लो, काम खत्म, इसी में से सब आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ उसी में से आ जाएगा। जिनके पास समय नहीं है, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करो कि एक करंट अफेयर का पूरा 6 महीने का सीरीज देख लो, 5 घंटे 6 घंटे में आप। अब जिनके पास समय, जैसे अभी आपके पास तो टाइम है, 2.5 महीने बाद ही एग्जामिनेशन है, अभी 2.5 महीने में आप क्या कर सकते हो, उस सीरीज को भी देख सकते हो, और बाकी टाइम में निकाल निकाल के छोटे छोटे सेशंस को भी ले सकते हो, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल और किसी का कोई भी समस्या, परेशानी, दिक्कत? आई थिंक सर आयुष, हाँ। रीजनिंग की प्रैक्टिस सर रीजनिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करें सर? मीन्स कंसेप्ट तो ले लेने के बाद उसके बाद जो क्वेश्चन रहता है वो कहाँ से लगाया जाए रीजनिंग का? रीजनिंग के देखो यार आयुष, आपको अगर रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, सबसे सही तरीका मैं बार बार बता चुका हूँ कि अब आप लोग भी जो देखते होंगे मेरे को यूट्यूब वगैरह पे, उनको पता होगा। रीजनिंग में बार बार बोलता हूँ कि एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के 10 पेपर या 5 पेपर को सीधे सॉल्व करो।
जब रीजनिंग आपको सॉल्व करोगे तभी पता चलेगी कि आपको आती है कि नहीं, आपकी एबिलिटी कितनी है। रीजनिंग क्या है, मतलब रीजनिंग एक तर्क शक्ति है जो आपके अंदर पहले से ही एबिलिटी होती है, बस उसको प्रैक्टिस के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इनहेंस कर सकते हो, अपने एरर को दूर कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें उसमें पैटर्न, फिक्स पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें मान लो डाइस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो डाइस में आप प्रैक्टिस करोगे और फिर बुक से समझोगे या वीडियो देख के यूट्यूब पे समझोगे, तो डाइस आपका इतना क्लियर हो जाएगा कि उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो कुछ चीजें हैं जो हमेशा आएंगी, जैसे कैलेंडर से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कैलेंडर वाले में आपने ट्रिक देख लिया, समझ लिया, वो क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन जो नंबर वाली सीरीज होती है, वो सीरीज तो प्रैक्टिस से ही होगी ना, उसमें कोई ऐसा तो ट्रिक है नहीं कि एक ही ट्रिक हमेशा फॉलो होगी, तो वहां पे आपको प्रैक्टिस सर करनी पड़ेगी। सर मैंने तो उसका भी यूथ कंपटीशन का बुक ले रखा है सर, उसमें बहुत प्रॉपर वे में दिया हुआ है सर, सारा का किसी सारा भी, देखो प्रीवियस ईयर देखो यार, क्वेश्चन है। मैं बताना चाहूंगा कि बुक कोई सी भी हो, मैं बोल रहा हूँ XYZ कोई भी बुक हो, बुक कोई सी भी लगाओ, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि वो बुक जो भी लगा रहे हैं आप, वो हमारे SSC JEE एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, SSC JEE एग्जामिनेशन के लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए। मैं कोई भी पर्टिकुलर बुक आपको नहीं बोल रहा हूँ, अड्डा की भी एस रीजनिंग आती है, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन आप किसी भी किताब को आप लगा रहे हो तो उसमें बस एक ही ध्यान रखना है, आपको माइंड मेकअप यही रखना है कि आप जो किताब लगा रहे हो वो उसके लेवल जो है वो SSC JEE लेवल का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रीजनिंग बोल दिया तो आप बैंकिंग एग्जाम्स के क्वेश्चंस के लेवल को लगाने लगे और उलझे हुए हो कि बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने जिसमें 15-15 लोगों को बैठाया जा रहा है, इधर एक इधर देख रहा है, एक इधर देख रहा है, तो उसमें आप परेशान हो जाओगे और क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस का आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं। आई थिंक सर उसमें एसएससी जे में सर रीजनिंग बहुत टफ नहीं आता सर, मैंने बिल्कुल देखा उसमें तो बहुत टफ नहीं आता। और जो मैं बुक लिया हूँ सर यूथ का, उसमें 2005 से लेके अभी तक के जितने सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वो सारे क्वेश्चंस दे हैं। रखा। यस हाँ सर, दे सही रखा है, है उसमें। फॉलो, डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं प्रीवियस ईयर। मैंने पहले ही बोला कि कोई बुक यस है सर। तो उसको फॉलो कर लो, या फिर आपके पास उसकी किताबें हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और सर उसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत ही इजी वे में समझा के दे रखा है सर, तो इस वजह से मैं सोचा कि इसको ही प्रीफर बिल्कुल करके इसको ही बिल्कुल लगा बिल्कुल लेता हूँ बिल्कुल सर। बिल्कुल प्रिफर कर सकते हैं। हाँ पूछिए कृति जी। और सर जब क्लास एंड होया करे तो आप सर गर्ल्स से भी पूछ लिया करिए, बॉयज बोलते चले जाते हैं, गर्ल्स बोल ही नहीं पाते। हाँ, ये देखो, ये तो एक नई चीज मुझे पता चली कि क्लास जब एंड हुआ करे तो गर्ल से भी आप पूछ लिया कीजिए। मैं यहाँ पे बोलता नहीं हूँ किसी को भी कि अपने डाउट्स, बॉयज अपने डाउट्स बताइए, गर्ल्स बॉयज सब एक बराबर है यार मेरे लिए, सब किसी के साथ ऐसी कोई सर पार्शियलिटी नहीं बॉयज होती। बोलते चले जाते हैं, लेकिन बोल ही नहीं पाती हैं। हाँ, तो देखो ये तो आपका पर्सनल डाउट है, खैर, लेकिन मैं अगली बार से मैं बोल दिया करूंगा कि गर्ल्स आप लोग भी बोलो यार, आप लोग के डाउट नहीं आ रहे हैं। देखो ऐसा कोई बाइफरकेशन नहीं है वहां पे कि लड़के पूछना चाहें लड़कियां पूछना चाहें, कोई भी पूछना चाहे वहां पे पूछ सकते हो आप लोग, डेफिनेटली कभी भी पूछ सकते हो। उसमें ये सोचा मत करो, संकोच करोगे अगर पढ़ाई के प्रिपरेशन के दौरान तो बहुत दिक्कतें आएंगी, तो संकोच मत करिए आप लोग, जब भी जो भी डाउट आए बोल के भी पूछने का ऑप्शन है, इसीलिए है कि आप बोल के पूछ सकते हो। लिख के पूछने वाला था चैट में, उसके बाद बोल के भी पूछ सकते हो, कुछ लोगों को वीडियो से भी आना होता है तो वीडियो का भी ऑप्शन है, लेकिन जनरली मैं बोलता हूँ कि आपको जो भी डाउट हुआ करे बोल के पूछ सकते हो पेड क्लासेस में, तो वो ऑप्शन तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगली बार से मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि गर्ल्स को भी बोल दूंगा कि आप लोग भी बोल के पूछ लीजिए। ठीक है, चलो समाप्त करते हैं, बहुत लंबा नहीं करना है सेशन को। अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके आज के सेशन में, है ना, आप लोगों को भी डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आज के सेशन को एंड करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सेशन में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड करते हैं, थैंक थैंक यू यू सो सर। मच। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। सर।